रिश्ता 7। मैथिली के खुद को झटकने और फिर जोरदार थप्पड़ मारने से विराट आर्यन गुस्से की बेकाबू हद तक पहुंच गया। अगले ही पल उसने थप्पड़ मारने वाली की गर्दन पकड़कर दीवार से सटा दिया। उसकी उंगलियां कस रही थी, पर उन उंगलियों के दर्द से ज्यादा उसके अल्फाज मैथिली को तोड़ रहे थे। क्या बोल दिया उसने? क्या मैं कोई नौकरानी हूं जो उसके एक बुलावे पर उसके घर चली जाऊं? वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो खुद को कोस रही थी। विराट की शक्ल अपने पति जैसी होने की वजह से उसने जो हक जताया था, ये गंदा बर्ताव उसी का नतीजा था। ये बात उसके दिल पर हथौड़े की तरह लगी और उसका मन दुख से जलने लगा। खुद को सबसे बड़ी बेवकूफ़ समझते हुए उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। विराट गुस्से में उसका गला घोट रहा था, पर उसने उसके हाथ को हटाने की कोशिश तक नहीं की। उसे लगा कि अब विराट को छूना भी गुनाह है। वो दर्द के साथ आंखें बंद करके वहीं जम गई और विराट उसे घूरता रहा। उसकी आंखें लगातार आंसू बहा रही थी। बाहर का दुश्मन हो तो लड़ सकते हैं, पर यहाँ तो उसका घायल दिल ही उसका दुश्मन बना हुआ था। सामने वाला आदमी उसका पति नहीं है, ये जानते हुए भी उसका मन बार बार उसे अपना पति मानकर डगमगा रहा था। वो नहीं जानती थी कि इस पागल मन को क्या कहे। उसका दिल तकलीफ के कीड़ों से भरा हुआ था। ऊपर से विराट के लोहे जैसे हाथ उसकी गर्दन को और कसते जा रहे थे। एक पल ऐसा आया जब उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी और उसने दर्द से आंखें खोलकर उसे देखा। अगले ही पल विराट ने उसे झटका देकर छोड़ दिया। छूटते ही वो कमजोर होकर चक्कर खाकर गिरने लगी, जिसे देखकर विराट घबरा गया। उसने जल्दी से उसे पकड़ा और हे मैथिली कहकर पुकारते हुए उसे अपने केबिन से जुड़े दूसरे कमरे में ले गया। मैथिली उठो, हे कहते हुए उसने उसके गाल पर थप्पड़ी मारी, पर जब वो नहीं उठी तो ओह शिट कहते हुए उसने उसे सोफे पर लिटाया और पानी लेकर उसके चेहरे पर छिड़का। धीरे से आंखें खोलने के बाद वो जोर जोर से खांसने लगी। उसकी नाजुक गर्दन पर विराट की पकड़ के निशान साफ दिख रहे थे। वो लाल पड़ गई थी। उसकी गर्दन ऐसे दुख रही थी जैसे उसे लोहे के शिकंजे में कस दिया गया हो। दर्द से उसने अपने होठों को दांतों से दबा लिया। उसके उठते ही विराट ने उसे पानी पीने के लिए दिया। उसने नफरत भरी निगाहों से उसे देखा। अब क्यों घूर रही हो मुझे? उसने असरदार आवाज में पूछा। क्या आपको समझ नहीं आ रहा कि आपने मुझसे जो पूछा वो कितनी बड़ी गलती थी? मैथिली चिल्लाई। क्या मेरी गलती? इसमें मेरी क्या गलती है? जब भी तुम मुझे देखती हो विवान समझकर मुझ पर टूट पड़ती हो। क्या मैंने तुम्हें कभी छुआ? क्या मैं खुद तुम्हारे करीब आया हूँ? क्या मेरी छोटी उंगली भी कभी तुमसे टकराई है? तुम खुद ही मुझे पति विवान कहकर भड़का रही थी। अगर मेरी गलती है तो तुमसे बड़ी गलती किसी की नहीं, विराट ने उसे साफ साफ समझाते हुए कहा। उसकी बातें महिला के दिल पर हथौड़े की चोट जैसी थी। वो तड़प उठी और खुद को और काबू नहीं कर पाई। वो फूट फूट कर रोने लगी। उसे अचानक रोता देख विराट चौंक गया। उसका रोना और भी तेज हो गया। हाँ हाँ, मेरी गलती है, सिर्फ मेरी गलती है। उसने अपनी हैंडबैग ढूंढी। उसका रोना विराट के दिल को छू गया। क्या ढूंढ रही हो? उसने पूछा। मेरा हैंडबैग कहाँ है? उसने कांपते हुई आवाज में पूछा। विराट ने उसे हैंडबैग लाकर दिया। उसने उसमें से अपना फ़ोन निकाला और उसमें सेव्ड विवान की तस्वीरें उसे दिखाईं। ये है मेरे विवान, मेरे पति, मेरे पार्टनर, मेरी पूरी जिंदगी। पर मेरी किस्मत में उनके साथ रहना नहीं लिखा था। शादी के अगले ही दिन वो मुझे छोड़कर चले गए, मुझे ही नहीं इस दुनिया को छोड़कर। मैं 3 साल से उनकी यादों के सहारे जी रही हूँ। मैंने कभी कहीं किसी को देखकर होश नहीं खोया, पर जब से मैंने आपको देखा है तब से मैं नहीं रही सर, क्योंकि आप बिल्कुल मेरी विवान की तरह दिखते हैं। आपका चलने का तरीका, बात करने का स्टाइल, सब कुछ मुझे उनकी याद दिलाता है। कभी कभी मैं अपनी इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाती। मुझे लगा था कि इन 3 सालों में मैंने इमोशनली स्ट्रांग होना सीख लिया था, पर आपको देखकर समझा कि वो सच नहीं था। एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए, मुझे इस विराट में रत्ती भर भी दिलचस्पी नहीं है। मुझे आपसे कोई मोहब्बत नहीं है। मैं आपके करीब आई तो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप मेरे विवान जैसे दिखते हैं। मैंने सोचा कि आप मेरे विवान हैं, इसलिए मैंने वैसा बर्ताव किया। आपको देखते ही मैंने बेवकूफ़ी में ये मान लिया कि मेरे विवान मरे नहीं हैं। मुझे लगा कि आप ही मेरे पति हैं, क्योंकि आप दोनों में एक रत्ती भी फर्क नहीं था। आप दोनों बिल्कुल एक जैसे थे। पर अब मैं मानती हूँ कि आप मेरे विवान नहीं हो सकते। मेरे विवान मेरी इजाज़त के बिना मुझे छूते भी नहीं थे, पर आपने मेरे साथ कितना घटिया बर्ताव किया। आप ज़रूर मेरे विवान नहीं हो सकते। ये कहकर उसने मुंह ढक लिया और गहरी सांस ली। रोने की वजह से उसका चेहरा सूजकर लाल हो गया था। आई एम सॉरी मिस्टर विराट। उसकी तस्वीर को देखकर विराट हैरान रह गया कि कोई उसके जैसा हूबहू कैसे दिख सकता है। आपके हस्बैंड बिल्कुल मेरी तरह दिखते हैं, थोड़ी हैरानी वाली आवाज़ में कहा। मैथिली,
सॉरी, मुझे लगा कि तुम किसी और इरादे से मेरे करीब आ रही हो, इसलिए मैंने शक किया और वैसा पूछा, वरना मेरा कोई और इरादा नहीं था। अगर तुम आज रात मेरे घर आने को हाँ कह देती तो मैं अगले ही पल तुम्हें जॉब से निकाल देता। तुम बार बार विवान का नाम लेती थी तो मुझे तुम पर शक होता था, पर मुझे यकीन नहीं हुआ कि इतनी बड़ी परेशानी होगी। आई एम सॉरी, तुम आराम से अपना काम कंटिन्यू कर सकती हो। ये कहकर वो अचानक कमरे से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद मैथिली का रोना और भी बढ़ गया। उसकी हालत कितनी खराब हो गई है, ये सोचकर वो तड़पने लगी। उसने फ़ोन में विवान की तस्वीर फिर से देखी। मुझे क्यों अकेला छोड़ गए विवान? क्या हमारे बीच का वो एक दिन का रिश्ता खत्म हो गया? बस इतना ही? जवाब दो विवान, मुझे छोड़कर क्यों गए? देखो मैं तुम्हारे बिना कितनी परेशान हूँ। इन 3 सालों में एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब मैंने तुम्हें याद न किया हो। बहुत मुश्किल हो रहा है विवान। कहते हुए उसने फ़ोन की स्क्रीन पर बनी विवान की तस्वीर पर अपने होंठ रखे और ऊपर देखा। वहाँ विराट उसे घूरता हुआ खड़ा था। उसे वहाँ देखकर वो हिल गई और हैरान होकर उसे देखने लगी। विराट ने उसे बिना समझे देखा, करीब आया, उसके पास पड़ा पर्स उठाया और फिर से अचानक कमरे से बाहर चला गया। मैथिली को शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने सोचा कि विराट ने विवान से कही गई उसकी सारी बातें सुन ली हैं। उसने अपना मुंह ठीक किया और बाहर निकल गई। विराट उसके साथ कुछ गलत नहीं करेगा, ये आश्वासन मिलने से उसे थोड़ी राहत मिली। अगर कोई दिल्ली जैसी दूर जगह आकर काम करे और उसे काम की जगह पर भी सिक्योरिटी ना मिले तो वो तो नर्क ही होगा। उसने खुद को समझाया और अपने दिल में विराट और विवान अलग हैं, इस बात को अच्छी तरह बिठाने की कोशिश की। उसके दिमाग ने इस बात को मानने से मना कर दिया, तो वो गहरी सांस लेकर अपने केबिन की ओर चली गई। उसकी रोई हुई आंखों को देखकर जैंसी का चेहरा तुरंत बदल गया। थोड़ी देर बाद विराट फिर से अपने कमरे में आया। उसका चेहरा उतरा हुआ लग रहा था। जिस लड़की को पहले ही इतना दर्द है, उसे मैंने और क्यों तकलीफ दी? ये ख्याल उसके मन को परेशान कर रहा था। अपनी एसी जैसी कुर्सी पर बैठकर उसने सामने रखे कंप्यूटर पर सीसीटीवी फुटेज चालू किया और मैथिली को देखने लगा। वो अपने केबिन में मेज पर सिर रखकर आंखें बंद करके लेटी हुई थी। बंद आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे और उसके लंबे बाल काली मेज पर चादर की तरह फैले हुए थे। वो चुपचाप रोकर खुद को हल्का कर रही थी। विराट उसे अपने कमरे से कंप्यूटर पर देखता रहा। वो उससे नजरें नहीं हटा पा रहा था और उसका मन बेचैन हो रहा था। बस करो मैथिली, प्लीज डोंट क्राई, उसने सोचा। अपने विचारों की दिशा देखकर उसने अचानक अपना लैपटॉप पटककर बंद कर दिया। उसके शरीर में उसके विचारों की वजह से तनाव आ गया था। उसके आंसू देखकर उसे अपनी माही के आंसू भी याद आए। अपनी माही को याद करके उसका दिल दुखने लगा, जो जरा सी बात पर रोकर उसकी छाती पर अपना मुंह छिपा लेती थी। मेरी माही। निराशा में उसके होंठ मुड़े। उसकी आंखें अपनी माही की याद में भर आईं और उसने अपने फ़ोन की टच स्क्रीन पर लगी उसकी तस्वीर देखी। तस्वीर में माही उसके गाल पर किस कर रही थी और उसे गले लगाए हुए थी। उसे देखकर उसका दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। आई मिस यू बेबी, आई रियली मिस यू। उसके मोटे होंठ दर्द से फुसफुसाए। रिश्ता 8। मैथिली के दिल से विराट के साथ हुए उस बड़े झगड़े के बाद जैसे जहर निकल गया था। अब उसे अच्छी तरह समझ आ गया था कि उसके पति विवान और उसका बॉस विराट, इन दोनों में रत्ती भर भी कोई कनेक्शन नहीं है। 7 दिन गुजर चुके थे। अब वो पहले की तरह विराट को देखकर जरा भी डगमगाती नहीं थी। उसने सच को अपना लिया था और आगे बढ़ना सीख रही थी। अब उन दोनों के बीच सिर्फ प्रोफेशनल टॉक ही होता था, जिसने उनके रिश्ते को हेल्दी बना दिया था। विराट आज ऑफिस आया और मैथिली को बुलवाया। जब उसे पता चला कि वो अभी तक नहीं आई है, तो उसने भौं चढ़ाई। जैंसी, व्हाट हैपेंड? मैथिली अब तक क्यों नहीं आई? वो तो कभी लेट नहीं करती। जी सर, सही कह रहे हैं, पर आज क्या हुआ पता नहीं। मुझे उन्होंने इन्फॉर्म भी नहीं किया सर, उसने कहा। ओके, कहकर वो अपने काम में ड्राउन हो गया। फिर भी उसका दिमाग बार बार मैथिली को सर्च कर रहा था। वो लड़की उस दिन वाइट साड़ी में काफी लेट ऑफिस आई। जैसे ही उसे पता चला कि वो आ गई है, विराट ने फौरन उसे कॉल किया।
थोड़ी देर बाद दरवाज़ा नॉक करके परमिशन लेकर अंदर आई मैथिली को उसने घूरकर देखा। इतनी लेट क्यों? उसका चेहरा सूजा हुआ था। ये साफ दिख रहा था कि उसने खूब रोकर खुद को ड्रेन किया है। आर यू ओके मैथिली? उसने पूछा। यस सर, उसने कहा। उसकी आवाज़ घबराई हुई थी। थकी हुई और स्लो वॉइस में बोलने वाली उस लड़की को उसने सवालिया नज़रों से देखा। क्या हुआ? इतनी लेट क्यों? आज मेरे पति की पुण्यतिथि है। उन्हें गुजरे हुए आज 3 साल हो गए हैं सर। उसकी आवाज़ गले में अटक गई। ओह सॉरी, उसने कहा। इट्स ओके, कहकर उसने खुद को संभाला और फीके हुए अंदाज में मुस्कुराई। तुमने दूसरी शादी क्यों नहीं की? तुम अपनी लाइफ नए सिरे से स्टार्ट कर सकती हो मैथिली, उसने पूछा। ये मैं नहीं कर सकती सर, उसकी आवाज में पक्का इरादा था। बट वाई? बिकॉज आई लव हिम सो मच। ये मैथिली आखिरी सांस तक विवान की वाइफ ही रहेगी, उसने कहा। लव? उसकी आईब्रोज ऊपर उठी। कहकर वो स्लो सी आवाज में बोली। उसकी आंखें फिर से नम हो गईं। वेल, तुम आज इस प्रोजेक्ट से जुड़ा काम स्टार्ट करो, उसने आदेश दिया। आज ही सर? यस, आज ही। अभी स्टार्ट करो। अगर कुछ चेंज करना होगा तो मैं देख लूंगा। उस कंपनी के बारे में सारी डिटेल्स कलेक्ट कर लो। अगर कोई इमरजेंसी हो तो मुझे कॉल करना, विराट ने कहा। विराट ने मैथिली पर इतना काम डाल दिया कि उसे विवान को याद करके दुखी होने का टाइम ही ना मिले। खाली दिमाग शैतान का घर होता है ना? ओके सर, उसने कहा। उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं दिख रहा था। वो अंदर ही अंदर कठोर हो गई है, ये समझकर विराट ने उसकी वाइट साड़ी को देखा। वाइट कलर भी उस पर खूब जंच रहा था। वेल, यू कैन गो नाउ। ये सुनते ही उसने लंबी सांस ली और बाहर निकल गई। अपने केबिन में जाकर मैथिली के हाथ उस कंपनी के बारे में रिसर्च करने लगे जिसके साथ उन्होंने अग्रीमेंट किया था। उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी यही थी कि वो मिला हुआ काम बहुत जल्दी फिनिश कर लेती थी। इसीलिए वो खुद को पूरी तरह काम में बिजी कर लेती थी। विराट ने जो कहा था और जो नहीं भी कहा था, उन सब कामों को मैथिली तेजी से करने लगी। विराट ने उसे वो सब फैसिलिटीज दे रखी थीं जिनकी उसे ज़रूरत थी। अपने खास स्टाइल से उसने 1 महीने का काम सिर्फ 1 हफ्ते में फिनिश कर दिया था। इसकी वजह यह थी कि वो ऑफिस और घर पर ज़्यादातर टाइम काम में ही डूबी रहती थी। 1 हफ्ते बाद ऑफिस कॉन्फ्रेंस हॉल में विराट, मनोज, मैनेजर मनोज और पीए धनराज और मैथिली जमा हुए थे। विराट ने ये मीटिंग कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने और कुछ ज़रूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देने के लिए बुलाई थी। गुड मॉर्निंग ऑल। फर्स्ट मैथिली, तुम अपना पार्ट प्रेजेंट करो, मनोज ने कहा। मैथिली ने अपना लैपटॉप स्क्रीन से कनेक्ट किया। उसने फ्रांस देश की स्ट्रैटेजी प्लानिंग नाम के टॉपिक पर डिटेल्स बताना शुरू किया। मार्केट अपॉर्चुनिटी से लेकर राइवल कंपनीज फंडिंग, मैनेजमेंट स्टेप्स और इन्वेस्टमेंट, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, मार्केट एनालिसिस एंड फोरकास्ट, मार्केटिंग प्रोग्राम्स, क्राइसिस रिस्पॉन्स स्टेप्स और इवैल्यूएशन जैसे सारे पॉइंट्स को उसने वेरी क्लियरली एक्सप्लेन किया। सच कहूं तो विराट ने पिछले दिनों में जो भी रिसर्च किया था, मैथिली ने उसके अलावा एक्स्ट्रा रिसर्च की और अपनी बात डीपली और क्लियरली रखी। ये देखकर विराट फिर से उसकी टैलेंट की तारीफ किए बिना नहीं रह सका और वहां मौजूद सब लोगों को एहसास हुआ कि मैथिली की टैलेंट कंपनी के लिए कितनी ज़रूरी है। वेल मैथिली, योर वर्क इज़ परफेक्ट। और उसके बाद जो शब्द उसने कहे, उन्होंने मैथिली को हिलाकर रख दिया। मनोज अंकल, इस वर्क से जुड़ी सारी डिटेल्स इस फाइल में हैं। धनराज आपका सपोर्ट में रहेगा। मुझे पिछले प्रोजेक्ट के लिए फ्रांस जाना है। मैं मिनिमम 1 मंथ में गोवा आ जाऊंगा। अगर कोई अर्जेंट बात हो तो मुझे कांटेक्ट करना। ये कहकर वो मैथिली के पास आया। मैथिली, कल रात की फ्लाइट के लिए रेडी रहना, उसने थोड़े कमांडिंग टोन में कहा और वहां से चला गया। उसकी बातें सुनकर वो हक्की बक्की रह गई। विराट ने उसे भी फॉरेन ट्रिप के लिए कह दिया था। ये सुनकर मैथिली को झटका लगा। उसका गोवा आना ही बहुत बड़ी बात थी और अब फ्रांस जाना, ये पॉसिबल है क्या? हैरान होकर देखने के बाद अगले ही पल वो मन ही मन कंप्लेनिंग करने लगी। व्हाट, फॉरेन जाना है और वो भी इसके साथ? अगर ले जाना ही है तो किसी और को ले जाए, मैं नहीं जा सकती। मैथिली मन ही मन गुस्से से उबल पड़ी। कंग्रैट्स मैथिली,
ये तुम्हारे लिए गोल्डन चांस है, काम करते करते फॉरेन घूमने का भी मौका मिल जाएगा, एंजॉय। ये कहते हुए पीए धनराज अपनी सीट से उठा। धनराज की बात उसके कानों में पड़ी, पर वो बिना हिले मूर्ति की तरह शांत खड़ी रही। उसे फॉरेन घूमने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। ये ना जानते हुए आसपास के लोग उसे कंग्रेचुलेशंस दे रहे थे, जिससे उसे चिढ़ हो रही थी। तुम्हारे डिपार्चर की सारी अरेंजमेंट्स हो चुकी हैं, डोंट वरी, तुम्हें सिर्फ अपनी थिंग्स रेडी करनी है, मैनेजर मनोज ने कहा। अरे रहने दो सर आप भी, उसने फ्रस्ट्रेशन में कहा। मनोज ने उसका उतरा हुआ चेहरा देखा। क्यों मैथिली, कोई प्रॉब्लम है क्या? उसने पूछा। मुझे फॉरेन जाने का मूड नहीं है सर, मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं से प्रोजेक्ट का सारा काम संभाल लूंगी, उसने कहा। क्या बात कर रही हो? यहाँ से करने वाला काम होता तो ओके था, पर इस वर्क के लिए तुम्हें बॉस के साथ रहना ही होगा। तुम दोनों मिलकर करोगे तभी प्रोजेक्ट जल्दी फिनिश होगा, इसलिए तुम्हें वहाँ कंपल्सरीली जाना होगा। बॉस को अपने काम पर पूरा ट्रस्ट है। इस फील्ड में तुम्हारा इंटरेस्ट और तुम्हारी टैलेंट की वजह से तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी मिली है, इसे मिस मत करना, उन्होंने कहा। वो तो ठीक है सर, बट सॉरी टू से दिस, मैं नहीं जा रही सर, मेरे घरवाले भी फॉरेन जाने की परमिशन नहीं देंगे। ओके मैथिली, इसके आगे तुम्हारी मर्जी, ये बात तुम खुद ही बॉस को बता देना, कहते हुए मनोज वहां से चले गए। अगले ही पल अपनी हालत पर काबू ना कर पाने वाली थोड़ी घबराई हुई वो उठी। समय आए कम इन, कहते हुए विराट के केबिन में घुस गई। यस कम इन। उस दमदार आवाज के बाद वो सीधे उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। सब मुझे आपसे थोड़ी बात करनी है, उसने कहा। टेल मी। उसकी नजरें उसे शार्प तरह से ड्रिल कर रही थी। ये अब क्यों ऐसे देख रहा है, ये सोचते ही उसके बदन में टेंशन बढ़ गई। सर वो मैं उफ, क्या वो लगाए रखा है? सीधे सीधे बताओ, आई हैव नो टाइम, जल्दी से स्ट्रेट बात बताओ मैथिली। ओके सर, मैं आपके साथ फॉरेन नहीं आ सकती सर, इस प्रोजेक्ट में जो भी हेल्प चाहिए मैं यहीं से करके दे सकती हूँ, पर फ्रांस नहीं आ सकती सर, सॉरी फॉर दैट, उसने जल्दी जल्दी कहकर ख़त्म किया और संकोच के साथ उसका चेहरा देखने लगी। जो विराट नॉर्मल दिख रहा था, उसका चेहरा स्ट्रिक्ट हो गया। क्यों? दबाव भरी आवाज में उसका शब्द आया। घरवाले अलाउ नहीं करेंगे सर, उसने लंबी सांस ली। उसकी नज़र से उसकी जबान सूख गई। व्हाट इज दिस मैथिली, क्या तुम बच्ची हो? जॉब है तो कहीं भी जाकर काम करने के लिए रेडी रहना चाहिए, उसने गुस्से वाली आवाज में कहा। सॉरी सर, गांव में हमारी फैमिली थोड़ी ट्रेडिशनल है सर, लड़कियों का बाहर सिटी में जाकर काम करना भी उन्हें ज़्यादा पसंद नहीं है। मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ गोवा आकर काम कर रही हूँ, यहाँ आने के लिए भी बहुत फाइट करनी पड़ी थी। अब फॉरेन जाना है तो घरवाले अलाउ नहीं करेंगे सर, बल्कि कहेंगे कि जॉब ही छोड़ दो, उसकी आवाज़ में उदासी थी। इतनी देर से सख्त दिखने वाले का चेहरा और भी सख्त होने लगा। स्टॉप इट, तुम्हारी फैमिली प्रॉब्लम से मुझे कोई लेना देना नहीं है, उसे सुनने का मेरे पास टाइम भी नहीं है, डोंट वेस्ट माई टाइम, वो गुर्राया। सर प्लीज़ सर, अगर उन्हें पता चला कि मैं फॉरेन जाकर पैसे भेज रही हूँ तो मेरी माँ मुझे मार ही डालेगी, प्लीज़ सर। मैंने जो कह दिया वही होगा मैथिली, अगर मैं सबकी फैमिली प्रॉब्लम्स देखता रहूँगा तो यहाँ बिजनेस नहीं कर पाऊंगा, समझे? तुम वही करोगी जो मैं कह रहा हूँ, बार बार सेम टॉपिक पर बात नहीं करनी। हे राम, ये तो टॉर्चर कर रहा है, उसने अंदर ही अंदर सोचा, पर बाहर उसने जिद्दी चेहरा बनाए रखा और उसे देखती रही। मैनेजर के पास अग्रीमेंट है, पहले वो लेकर आओ, उसने तेज आवाज में चिल्लाया। उसके चिल्लाने से वो झट से वहां से बाहर निकल गई। मैथिली को समझ नहीं आ रहा था कि विराट को कैसे संभाले, वो बेचारी परेशान हो गई थी।